नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन साइंस में गति का चैप्टर पढ़ रहे थे। गति में अपन ने आरेख तक कर लिया था और उसके बाद में गति के समीकरण किए थे। 3 समीकरण गति के हैं। आज अपन करेंगे विभिन्न प्रकार की गतियां। मोशन। आज करेंगे विभिन्न प्रकार की गतियां। विभिन्न प्रकार की गतियां। सबसे पहले करते हैं अपन रेखीय गति या एक रेखीय गति, जिसको अपन कहेंगे। सबसे पहली है रेखीय गति। सबसे पहली गति अपनी रेखीय गति। तो रेखीय गति किसे कहते हैं? जो रेखीय गति होती है, रेखीय गति होती है किसी सरल रेखा में होने वाली गति। किसी सरल रेखा में होने वाली गति। इसका सामान्य सा उदाहरण अपन ले सकते हैं, सड़क पर चलती हुई कार। इसका उदाहरण अपन, बिल्कुल सामान्य उदाहरण है ये, सड़क पर चलती हुई कार। सबसे बेस्ट उदाहरण है ये इसका। सड़क पर चलती हुई कार एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है या रेखीय गति का उदाहरण है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। समान समय में समान दूरी तय करती है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जब समान समय में समान दूरी तय करती है, कोई भी वस्तु ले लो या फिर व्यक्ति ले लो, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति क्या होती है? ये होती है एक समान गति। एक समान गति। इसका जो वेग होगा या जो चाल होगी वो क्या होगी? एक समान होगी। तो इस प्रकार की गति में अपन देखते हैं कि इस प्रकार की गति में जो त्वरण होगा, त्वरण का मान क्या होगा? इस प्रकार की गति में त्वरण का मान 0 होगा। त्वरण 0 होगा। इस प्रकार की गति में त्वरण 0 होगा। और जब अपन कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, समान समय में असमान दूरी तय करती है, तो इस स्थिति में जो अपनी गति होगी वो होगी असमान गति या असमान वेग से गति। इस गति के लिए जो त्वरण का मान होगा, त्वरण या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। त्वरण या तो धनात्मक या ऋणात्मक होगा। तो ये रेखीय गति में है। जब अपन किसी कार को हाईवे पर चलाते हैं और एक समान गति में चलाएंगे, तो अपनी जो गति होगी एक समान गति होगी। समान समय में समान दूरी तय करेंगे तो एक समान गति होगी और त्वरण उसका 0 होगा। लेकिन हम यदि किसी बाइक को बाजार में चलाते हैं तो बार बार में अपने को उसकी स्पीड धीरे करनी पड़ेगी, जिसके कारण ये क्या होगी? समान समय में अपन असमान दूरी तय करेंगे, यह असमान गति कहलाएगी। और उस स्थिति में अपना त्वरण या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जब हम अचानक ब्रेक लगाएंगे तो त्वरण ऋणात्मक होगा, और जब अचानक से चालू करेंगे बाइक को तो अपना त्वरण धनात्मक होगा। नोट कीजिए।
अपनी जो दूसरी गति है वो लेते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है यदि कोई वस्तु या कोई पिंड अपने अक्ष के परितः गति करता है या अपने अक्ष पर गति करता है, पर गति करता है, तो वह क्या होगी? एक घूर्णन गति होगी। जैसे ये कोई वस्तु है, कोई पिंड है और ये अपने अक्ष पर गति कर रहा है, इसके चारों ओर गति कर रहा है, तो ये कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। यह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा इसी प्रकार से अपन ले सकते हैं लट्टू का घूमना। खिलौना जो लट्टू होता है, खिलौने का जो होता है एक इस प्रकार से होता है, ये इसके नोक होती है यहाँ पे और ये यूं होता है इस प्रकार से कुछ। तो ये जब घूमेगा तो इसके चारों तरफ घूमता है, तो ये क्या है? एक अक्ष पर घूम रहा है, ये इसका अक्ष हो जाएगा, अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक वृत्तीय घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। अगली अपनी आवर्त गति। तीसरी है आवर्त गति या कंपन गति। आवर्त गति या कंपन गति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कोई वस्तु निश्चित पथ पर आती तथा जाती है और अपनी माध्य स्थिति से 2 बार गुजरती है। अपनी माध्य स्थिति से 2 बार गुजरती है। इसके लिए अपन जो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इसका सरल लोलक, पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी या लोलक घड़ी भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से कोई बिंदु जिस पे अपना ये सरल लोलक है, ये अपनी माध्य स्थिति यहाँ से इधर और यहाँ से इधर दोलन करता है। ये तो ये इधर से इधर, यहाँ से इधर, इस दिशा में ये गति करता है। तो अपनी ये माध्य स्थिति यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है, यहाँ तक जाता है, दोबारा यहाँ आता है, तो अपनी माध्य स्थिति पर ये 2 बार आ रहा है, अपनी माध्य स्थिति पर 2 बार आता है। तो इस सरल लोलक के
यहाँ से पिंड की गति करना शुरू करता है तथा यहाँ तक वापस आता है, इसको इस समय में यहाँ तक जो समय लगता है इसको आवर्तकाल कहते हैं। तो अपन इसमें क्या होता है, एक आवर्तकाल होता है। दोलक द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। दोलक द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है 1 समय 1/t। आवर्तकाल होता है अपना t होता है 1 आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं, या फिर आवर्तकाल का सूत्र होता है 2π√L/g, जहाँ L क्या है, लोलक की लंबाई, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, g है गुरुत्वीय त्वरण, और अपना पाई है उसका मान है 22/7। 2π√L/g। आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड। नोट डाउन कीजिए। सेकंड लोलक का आवर्तकाल, जो सेकंड लोलक होता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। अगली जो अपन गति पढ़ने वाले हैं वह है वृत्तीय गति। अगली गति है वृत्तीय गति। कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है, कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है। कोई भी पिंड यदि वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इसको, ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो गई, और कोई भी पिंड यहाँ गति कर रहा है, इस पथ में गति कर रहा है, तो उसकी ये कौन सी गति कहलाएगी, ये वृत्तीय गति कहलाएगी। वृत्तीय गति के लिए जो वेग होता है, वेग का मान हमेशा परिवर्तनीय होता है। वेग क्या होता है, परिवर्तनीय।
इसका क्या कारण है? चाल यदि समान होती है तो भी वेग परिवर्तनीय होता है, क्योंकि एक समान दूरी समान समय में तय करने के बाद भी इसका वेग परिवर्तनीय होता है। इसका ये कारण है कि इसमें हमेशा प्रत्येक स्थिति पर इसकी दिशा बदलती रहती है और वेग एक सदिश राशि है। ये इसकी दिशा देखते हैं अपन, प्रत्येक स्थिति पर इसकी दिशा बदलती रहती है। इसके कारण ये क्या होगी? एक त्वरित गति होगी। ये एक त्वरित गति होगी और इसमें हमेशा त्वरण होगा। इसके जो त्वरण होता है इसका, उसको अपन अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। जो त्वरण इसमें लगेगा उसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इस अभिकेंद्रीय त्वरण का सबसे सिंपल उदाहरण अपन देखते हैं। जब अपन घुमावदार रास्तों पर चलते हैं तो अपने को उल्टी आने जैसा मन करता है अपना। उसका रीजन ये है कि जब भी बस घुमावदार रास्तों में चलती है तो अब उसकी पथ की गति है, उसकी पथ की दिशा है, वो चेंज होती रहती है, जिसके कारण एक त्वरण लगता है अभिकेंद्रित त्वरण। वो अपने शरीर के अंदर हलचल पैदा करता है और इसके कारण अपने को उल्टी आने का सा आभास होता है। तो जो वेग है इसका वेग होगा कोणीय वेग। लिखते हैं पहले कोणीय वेग। कोणीय वेग होगा जिसको ओमेगा लिखते हैं अपन, ओमेगा से शो करते हैं। कोणीय वेग होगा अपना थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी, जहाँ थीटा क्या होगा? थीटा होगा चाप, टी क्या होगा? टाइम, समय। यह उसी प्रकार से जैसे वेग लिखते हैं। वेग में क्या होता है? वेग में होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ जो विस्थापन है वो थीटा है, क्योंकि जो दूरी तय कर रहा है वृत्ताकार पथ में वो एक चाप के रूप में तय कर रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ का देखते हैं तो ये क्या हो गया? एक थीटा हो गया। थीटा अपॉन टी, टी समय में दूरी तय करता है। यदि वेग निकालें तो वेग होगा वेग v बराबर ओमेगा आर। आर यहाँ क्या है? आर अपना है त्रिज्या और ओमेगा क्या है? ओमेगा है कोणीय वेग। ओमेगा है कोणीय वेग। नोट कीजिए। अगली अपन पढ़ते हैं प्रक्षेप्य गति। पांचवी जो अपनी गति है वो पढ़ते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति होती है वस्तु को किसी परास से या निश्चित परास से ऊपर की ओर फेंकते हैं फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई तय करने के पश्चात वस्तु जब नीचे आती है, अधिकतम ऊंचाई तय करके वस्तु का पुनः लौटना, पुनः लौटती है, तो यह गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। या आगे लिखने की जरूरत नहीं, प्रक्षेप्य गति कहलाती है, क्योंकि अपन ने पहले ही लिखा है परिभाषा प्रक्षेप्य गति की। दो बार लिखने से कोई औचित्य नहीं है। अब जो अपना प्रक्षेप्य गति है उसमें क्या होता है, किस प्रकार की गति है, ये देखते हैं अभी चित्र के माध्यम से। प्रक्षेप्य गति है किसी परास से
ये अपना एक कार्तीय तल मान लेते हैं। किसी वस्तु को यहां से थीटा कोण बनाते हुए किसी परास से फेंकने की बात हो रही थी। यहां से किसी वस्तु को किसी कोण पर किसी परास से फेंकेंगे तो ये यहां पर इसकी अधिकतम ऊंचाई तय करती है, जिसको अपन h से डिनोट करते हैं। ये थीटा है, तो इसके दोनों कंपोनेंट अपन बांट लेते हैं। u वेग से इसको गति कराते हैं अपन। u वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, इस साइड में होगा u cos थीटा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु के किसी भी गति के कंपोनेंट अपन करेंगे या किसी भी चीज के कंपोनेंट करेंगे तो जहां पर थीटा होगा वहां पर cos थीटा आएगा, और जहां पर थीटा नहीं होगा वहां पर sin थीटा आएगा। तो यहाँ आएगा u sin थीटा। यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं u sin थीटा। यहाँ आएगा u sin थीटा, ये है u cos थीटा। तो अपन इस गति के लिखते हैं, गति के चढ़ान का समय, चढ़ान का समय या चढ़ान में लगा समय, या चढ़ाव बोलते हैं इसे, चढ़ाव चढ़ान एक ही बात है। चढ़ाव में लगा समय क्या होगा अपना TA से निर्देशित करते हैं, इसको TA से प्रदर्शित करते हैं। TA अपना ऊपर जाने की गति क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा अपॉन g अपना क्या है, त्वरण। या फिर इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं अपन, त्वरण क्या होता है, त्वरण के लिए अपन सूत्र होता है a बराबर v अपॉन t। तो t क्या है, समय अपने को ज्ञात करना है, v अपने को दे रखा है, v अपने को क्या दे रखा है, v sin थीटा, और t a क्या है अपना g। तो इस t का पक्षांतर इधर करेंगे, a को नीचे भेजेंगे, तो v का मान हो गया v u sin थीटा, और t का मान हो गया, सॉरी a का मान हो गया g। तो इस प्रकार से ये अपना चढ़ाव का समय लग गया, उतार का समय, इसको अपन TB से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी उतरने में भी वही सेम समय, सेम चाल है, वो इस सेम वेग है, u sin थीटा, u sin थीटा अपॉन g। अब अपन याद करते हैं इसका कुल उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या होगा, TA प्लस TB बराबर हो जाएगा u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। जहाँ u क्या है, u अपना वेग, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, g है गुरुत्वीय त्वरण, और थीटा क्या है, प्रक्षेप्य कोण। थीटा अपना प्रक्षेप्य कोण। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी अपनी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो जाएगी अपनी अधिकतम हो जाएगी। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अधिकतम परास, प्रक्षेप्य का अधिकतम परास, जिसको अपन r से दर्शाते हैं, इसको h से डिनोट करते हैं। परास इसको r से डिनोट करेंगे। ये अपना u साइन 2 थीटा अपॉन g। ये u स्क्वायर आएगा, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। नोट कर लीजिए।
अब अपन देखते हैं कि इससे अधिकतम परास मतलब किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर भेजें कि उसका परास अधिकतम हो जाए। तो इसके लिए अपन देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा, साइन का मान मैक्सिमम, साइन वेरी करता है अपना, जो साइन थीटा है वो वेरी करता है -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा 1। तो यहाँ पर यदि साइन थीटा का मान 1 आ जाए तो ये अपना जो परास होगा वो अधिकतम होगा। तो साइन थीटा का मान 1 करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर 1 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है यहाँ पे, तो थीटा का मान तो 1 हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 2 थीटा ही लिखते हैं यहाँ पे। इसका मान कितने के बराबर होगा, साइन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो देखते हैं अपन थीटा बराबर 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब यदि अपने को अधिकतम परास प्राप्त करना है तो थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा 45 डिग्री। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं, तो अधिकतम परास क्या हो गया, मैक्सिमम जो परास हो गया उसको अपन आर नोट से आर डैश से शो कर सकते हैं या आर डैश से दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा अपना u² अपॉन जी। ये अपना जो अधिकतम परास है, ये अपना अधिकतम परास हो गया जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब जो अपन देखते हैं एथलीट होते हैं, जो लंबी कूद वाले एथलीट होते हैं, उनको सबसे लंबा कूदना होता है। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पर कूदना चाहिए। जो अपना दूर से भाग के आते हैं उसके बाद में उनको 45 डिग्री पर कोण पर कूदना चाहिए, जिसके कारण वो लंबी दूरी कूद सके। तो एथलीट जो होंगे, एथलीट को लंबी कूद के लिए 45 डिग्री पर कूदना चाहिए, थीटा बराबर 45 डिग्री पर कूदना चाहिए। ये अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है, कूदना चाहिए। नोट कीजिए। तो अपन ने आज गतियों के प्रकार पढ़े हैं, 5 प्रकार की गति अपन ने पढ़ी है। इन सब में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।